अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, रिसेंटली इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में डॉलर रुपी वैल्यूएशन और पैरिटी पर गुफ्तगू हुई, मुशावरत हुई। इस कमेटी के मेंबर्स के अंदर बहुत से बिजनेस इंटरेस्ट के लोग भी शामिल हैं। इसमें पॉलिटिशियन जैसे जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है, और मुख्तलिफ इसमें शख्सियात जो हैं वो शामिल हैं। इस कमेटी ने यह कहा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो कि एक वैल्यूएशन का एक तरीका है, उसके मुताबिक अब ये वैल्यू तकरीबन 104.5 बनती है, यानी तकरीबन 4.5% से रुपया ओवर वैल्यू हो चुका है और इसको डीवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अगर आसान अल्फाज में बताएं तो वो चाहते हैं कि डॉलर का रेट जो 279-280 पे मुस्तहकम है काफ़ी टाइम से, और इसमें बड़ी काविशें हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान की भी जिन्होंने इसको एक मुस्तहकम रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और चेक्स के बाद। और इसमें ख़ास तौर पर जो रेट्स हुई, फिर जब हमने देखा कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक में फ़र्क था उसको कम किया गया, तो इस जो मुस्तहकम रुपया है इसको दोबारा छेड़ा जाए, यानी इसमें जो है दोबारा इसको गिराया जाए और तकरीबन 4 से 5% गिराया जाए। यानी इनका मकसद यही है कि तकरीबन 300 तक इसको लेकर आया जाए। अब ये जो इनकी आवाज़ है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि रुपया जब भी इस तरह की बातें रीर के हवाले से आती हैं, इसकी वैल्यूएशन के हवाले से आती हैं, वही स्पेकुलेटर्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो मैनिपुलेशन करते हैं, करेंसी पे नाजायज़ मुनाफे कमाते हैं। और ये सिलसिला पिछले कुछ साल हमने देखा कि होता रहा तसलसल के साथ, और लोगों ने अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए बनाए, जिस पर बाकायदा रिपोर्ट दबा ली गई। कमेटीज़ बैठी, स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की, कौमी असम्बली की रिपोर्ट ये कहकर दबा ली गई कि ये कॉन्फिडेंशियल है और इसको सामने नहीं लेकर आया गया। लेकिन फिर कहा गया टैक्स लगाए जाएंगे उन बैंक्स के ऊपर, या वो भी नहीं हो सका खास तौर पे। लेकिन मजमूई तौर पर हम नहीं चाहते कि दोबारा इस आड़ में ये स्पेकुलेटर्स एक्टिव हों। और फिर बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या वाकई में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अनकम्पिटिटिव हो रहे हैं इस करंट वैल्यूएशन के ऊपर? ये हकीकत भी है या ये अफसाना है, या ये एक ऐसी अनजस्टिफाइड मूव है जिसकी कहीं कोई जस्टिफिकेशन ना इनके पास है ना किसी इकोनॉमिस्ट के पास है? और साथ साथ क्या रुपए की असल वैल्यू इस वक्त है, क्या मजीद पोटेंशियल है इसमें? क्योंकि हमने तो ये तक सुना है कि 15% का मजीद पोटेंशियल है पाकिस्तानी रुपए में और तगड़ा होने का, डॉलर में नीचे आने का। तो क्या वाकई में ये हकीकत है? ये भी हम एक्सपर्ट से जानेंगे, एक्सचेंज कंपनी का मौक़िफ़ भी लेंगे, और जो माहिर हैं मईशत के और जो एक्सपर्ट्स हैं इस पर, उनसे भी इस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है, एक्सपोर्टर्स ने फ़ायदा और नुकसान कितना किया है जो उनको डॉलर रेट जब बढ़ा था, जब भी यानी जब रुपया नीचे आया था, जब भी क्या उन्होंने मईशतों को फ़ायदा दिया था। ये सारे सवालात होंगे और अहम तरीन गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात स्टार्ट करते हुए प्रोग्राम ज़फ़र प्राचा साहब से इस सेगमेंट में बात करते हैं। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन से आपका ताल्लुक भी है कि क्या वाकई में जो ESC की तरफ से प्रपोजल या रिकमेंडेशंस आई हैं, रीर के मुताबिक रुपी ओवर वैल्यू हो चुका है? ज़फ़र साहब, क्या ये वाकई में 104.5 की जो फिगर आई है, इज़ इट ट्रू और ये रिफ्लेक्ट कर रही है असल सूरत हाल को? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपको मदू करने का शुक्रिया जी। देखिए जनाब, बात यह है कि हमारे यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट है डॉलर के रेट के बारे में, या रुपये के ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू होने के बारे में। तो हम ये कहेंगे कि जो तो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से रेगुलर डिमांड है कि रुपये को मजीद डिवैल्यू किया जाए, क्योंकि उनकी जो डिमांड है या जो उनकी विश लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। हमने ये देखा कि जब 335-40 रुपए का डॉलर हुआ तो भी एक्सपोर्ट वही रही, 100 रुपए का डॉलर हुआ तो भी एक्सपोर्ट वही रही। तो मेनली तो उनकी तरफ से हुकूमत के ऊपर प्रेशर है कि आप रुपए को मजीद डिवैल्यू करें, और मैं ये समझता हूँ ये सब उसी सिलसिले की कड़ी है कि मतलब साहब आप ये कह रहे हैं कि फंडामेंटली ना रुपए पे कोई प्रेशर है, ना आपके ज़र मुबादला के ज़खायर पे कोई प्रेशर है, ना एक्सटर्नल साइड पे कोई प्रेशर है, ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स का मुतालबा है और मुतालबा भी नाजायज़ है इसका मतलब? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए ना, आप अगर अपने फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखें पाकिस्तान के, जितने भी क्रीडेंशियल्स हैं फाइनेंशियल, वो सब के सब बेहतरीन हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप अपना ट्रेड डेफिसिट देख लें, ट्रेड गैप देख लें, रेमिटेंसेस देख लें, जो हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है। आप वर्ल्ड जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं और जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जो मोडीज़ हो, सब बेहतरीन पाकिस्तान की जो तारीफ कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो बेहतरीन जा रहे हैं। इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, हर चीज़ बेहतर है।
तो फिर क्या वजह है कि क्यों आप रुपया को डिवैल्यू करना चाहते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर जैसा कि हमेशा ब्लैकमेल करते हैं वो, और उनकी कारकर्दगी मैं ये देखता हूँ कि ओवरऑल मायूस कौन। अच्छा, ये अभी जो मुतालबा या फिर ये जो बात है ये रीर वाली 5% अराउंड 4.5%, इट कम्स अराउंड, ये तकरीबन 12-15 रुपए चाहते हैं, यानी ये तकरीबन 300 टच कराना चाहते हैं। 300 टच हो जाए तो उसके बाद इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके इम्पोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर ओवरऑल मीशत पे फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और फिर वही सूरत हाल, यानी अभी हम सिंगल डिजिट में आए नहीं, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, फिर उसका इफेक्ट जो है डेट सर्विसिंग पे पड़ेगा। तो ये दोबारा यही गेम स्टार्ट होने की कोशिश है कि क्या ये मामला आपको लगता है? जी बिल्कुल, ये वो चाहते हैं कि बहुत दिनों से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, जैसे उड़ान पाकिस्तान, ICFC, जो मुख्तलिफ चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ। ये चाहते हैं कि जो पहले अनसर्टेनिटी थी मुल्क के अंदर फाइनेंशियल, और एक जमात चाहती है कि इकोनॉमी पॉलिटिकली हमारे यहाँ दोबारा से अनरेस्ट आ जाए, तो इस तरह मिल के लगता है कि दोबारा काम हो रहा है। जबकि आप पिछले दिनों देखिए कि जो हमारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो अच्छे कारोबारी लोग हैं वो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि किसी फॉरेन एजेंडे पे या एंटी स्टेट एजेंडे पे काम हो रहा है। तो रियासत होने देगी ये आपको लगता है? क्योंकि रियासत ने बड़ा इस पर दिलचस्पी के साथ इस मामले के ऊपर इन्वॉल्व हुए थे, और हमने देखा कि उन्होंने इसको कंट्रोल भी किया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेक्स भी लगाए, आप लोगों ने ताउन भी किया, कुछ इलीगल एक्सचेंजेस तो उन पर रेड्स भी हुए, बहुत कुछ हुआ। तो क्या रियासत अब ये करने देगी आपको लगता है? बिल्कुल रियासत नहीं करने देगी। हम थोड़ा पीछे चले जाएं, अगर जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके अंदर आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए और उसके तहत जो बेहतरी आ रही है, तो रियासत ये कभी भी नहीं करने देगी, क्योंकि ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान उन्होंने भरपूर कोशिशें की हैं। और जब से रियासत ने स्मगलिंग को हर तरह की, चाहे करेंसी की हो, चाहे आपके पेट्रोलियम की हो, चाहे आपकी कमोडिटीज़ की हो, कंट्रोल किया, तो आपने देखा हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ गई है और हमारे जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं। उसके पीछे मेन एलिमेंट दहशतगर्दी के पीछे स्मगलिंग है, और एंटी स्टेट जो उसके अंदर एलिमेंट सब एक्टिव हुए हैं, उसमें सियासी जमातों के, हर सियासी जमात के लोग भी शामिल हैं, चाहे वो स्मगलर्स हैं, चाहे वो सियासी जमात के कवर के अंदर हैं, लेकिन वो सब इन्वॉल्व हैं। सियासी जमातें, आपकी इलाकाई जमातें हैं, लिसानी जमातें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, वो सब चाह रही हैं कि पाकिस्तान को दोबारा डिस्टेबलाइज किया जाए। तो रियासत या आर्मी चीफ या ISI चीफ और उनकी टीम नहीं चाहेगी किसी तौर पे, और ना ही हमारे जैसे लोग जिनको आप गुमनाम सिपाही कह सकते हैं वो ऐसा होने देंगे। तो आपने एक ही सफ में खड़ा कर दिया, एक्सपोर्टर्स भी उन्हीं सफ में, दहशतगर्दों वाली सफ में। सर जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, आपने पिछली हुकूमत ने $3 बिलियन दिए इनको। अच्छा, ये वजाहत करते हैं सर, मैं साहब, ये एक्सपोर्टर्स से मुराद हम नहीं कह रहे कि मजमूई एक्सपोर्टर्स, ये गिनती के लोग हैं चंद जो मुस्तफिद होते हुए आए हैं हर हुकूमत में, हर दौर में, कर्जों में, सब्सिडीज़ में, बिजली के बिलों की सूरत में। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं ना ये जो डॉलर की वैल्यूएशन से फ़र्क पड़ता है जिनको, और उन्होंने कमाया भी, जो मैनिपुलेशन हुई थी, जो रिपोर्ट्स भी आई सामने बैंक की। जी आपने बिल्कुल सही कहा जी। इसमें 8-10% है। अगर हम फैमिलीज देखें तो वो बमुश्किल 100 भी नहीं निकलेंगी, कुछ खानदान निकलेंगे। जैसे कि पिछले PTI दौर में हुआ, $3 बिलियन हमने इनको जीरो रेटेड पे दिया कोविड के जमाने में। वो पैसा या तो बैंकों में इन्वेस्ट हो गया 20-22% पे, या वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है, और वो कोई उसकी इंडस्ट्री नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। वो पैसा इसलिए था कि आपने अपने वर्कर्स को देना है और आपने अपने एक्सपेंशन में जाना है, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं है। और जब सलीम मांडवीवाला अकाउंट्स कमेटी में जिन्होंने सवाल किया मांडवीवाला ने कि भाई ये पैसे किनको दिए हैं, तो उन्होंने उसको सिक्योरिटी रिस्क कहते हुए और वो प्रोवाइड नहीं की गई लिस्टें। तो ये चंद खानदान, और उससे जहाज भी खरीदे गए, उससे सब कुछ हुआ। अभी भी इन्होंने कहा जी कि IT एक्सपोर्ट्स की मद में भी वो हो रहा है। और फिर दूसरी बात, इन्होंने इंपोर्ट क्या किया है, यानी 70% तो इंपोर्ट है। अगर एक्सपोर्ट हो भी रहा है तो नेट इम्पैक्ट तो 30% भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए एक्सपोर्ट्स का। ऐसे ही है। और एक बात की मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो UNDP की रिपोर्ट है, $18 बिलियन की सालाना जो हम सब्सिडी देते हैं, वो भी सब इन्हीं लोगों को जाती है, चाहे वो
एक्सपोर्ट की मद में जाती हो या मुख्तलिफ चीज़ों में जाती हो, इनको बिजली के बिलों में जो रिलीफ मिलता है एक्सपोर्ट के नाम पे, और वो जो असल एक्सपोर्टर हैं, जो असल हकदार हैं, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती। वो इस तरह है कि अगर 4 फैक्ट्रियां एक्सपोर्ट कर रही हैं तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, और हो क्या रहा है कि जो 25 फैक्ट्रियां वो सब्सिडी ले रही हैं, और अगर एक फैक्ट्री 20% एक्सपोर्ट कर रही है, एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 80% उसकी लोकल सेल है, चाहे वो कोई टेक्सटाइल मिल है या कुछ और है, उनके अपने स्टोर्स हैं बड़े बड़े, तो वो जो 80% जो लोकल सेल है उसमें भी सब्सिडी ले रहे हैं, उसको भी दिखा रहे हैं कि हम ये आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आपका सेल टैक्स की फ्लाइंग इनवाइसेस हैं, दीगर चीजें हैं, उनमें इन्वॉल्व है। फिर एक स्कैंडल जो मैंने हाईलाइट किया था, जिसको मैं आज तक भुगत रहा हूँ, सोलर का, वो जो उसकी इंपोर्ट की एलसीज खोली गई और वो पता नहीं कितने 100 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा इब्रार साहब, मैं इस पे दोबारा रीर पे आते हुए मुझे आप अपनी वैल्यूएशन बता दें, क्योंकि हमने देखा दार साहब को भी कोट किया गया 15%, उन्होंने कहा कि इसमें और गुंजाइश है बल्कि डॉलर में नीचे आने की। तो आपके नज़दीक अभी 279 है, ये कह रहे हैं जी 4% ओवर वैल्यू है। आप किधर देखते हैं इस वक्त, ट्रू रिफ्लेक्शन क्या है, या आगे कुछ दिनों में कहाँ जाते हुए आपको लगता है? देखिए जनाब, ये 250-60 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए डॉलर। उसकी वजह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल में हम लोगों ने एक्सचेंज कंपनीज ने सिर्फ 6 से 7 बिलियन डॉलर्स इंटरबैंक में सेल किए हैं, जो कि हमने पहले नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास जो लोकल डिमांड होती थी हम वहाँ बेचते थे। इस वक्त एक्सचेंज कंपनीज 90% डॉलर्स इंटरबैंक में दे रही है, यानी कि हमारे पास बायर नहीं है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए डॉलर बाय ना करे, जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा कि स्टेट बैंक की फिगर आई है कि उसने ओपन मार्केट से जो डॉलर खरीदा है, ओपन मींस इंटरबैंक मार्केट ऑपरेशन से, वो तकरीबन 8-9 बिलियन डॉलर खरीदा है। अगर वो खरीदना बंद कर दे तो ये ऑटोमेटिकली विद इन अ मंथ 250 पे आ जाएगा। और ये गवर्नमेंट जो खरीद रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे कहते हैं कि ये कम हो जाएगी हमारी एक्सपोर्ट, जबकि इनके मुकाबले में जो इनको इंसेंटिव और रिबेट दिया जाता है तकरीबन 30 से 35% मुख्तलिफ एक्ट्स में, और उसके बावजूद ये पिछले 30 साल से 24, 25, 26 बिलियन पे खड़े हैं। और जबकि जो ओवरसी पाकिस्तानी है और एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो आप देखिए कि कितनी तेजी से ग्रो कर रही हैं, और अब वो 35 बिलियन पे डॉलर पे जा रहे हैं सालाना विदाउट इंसेंटिव और रिबेट। अब ये भी देखिए ना, आप फर्क देखिए, जबकि एक मजदूर तबका जो 200-300 डॉलर बमुश्किल भेजता है, लाखों पाकिस्तानी, तकरीबन 70-80 लाख पाकिस्तानी हर महीने पैसे भेज रहे हैं, और वो 35 बिलियन पे जा रहे हैं। और जो ये हमारे बड़े बड़े सेठ, एक्सपोर्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ के ऐसा बयान दे देते हैं, मुझे तो हैरत है कि इन लोगों को ऐसा बयान देते हुए कोई ख्याल नहीं है, कोई शर्म नहीं है। कोई शर्म नहीं, पाकिस्तान को मजीद रुपया। राजा बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और अपना एनालिसिस दिया इसके ऊपर कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। एक ब्रेक के बाद अशफाक तोला साहब प्रोग्राम में साथ होंगे, माहिर मईशत हैं, टैक्स उमूर के भी, उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि उनके नज़दीक क्या वैल्यूएशंस हैं और ये जो डिमांड या अब मशवरा या मशावरत हुई है इसको वो किस नज़र से देखते हैं। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात। अशफाक तोला साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर हैं माशी उमूर के, टैक्स उमूर के भी। तोला साहब खुशामदीद प्रोग्राम में, आपने ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि जो रेयर कैलकुलेट किया है इन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने 104.5, तो डू यू एग्री विद दिस एस्टिमेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सैफान। एक्चुअली ये उन्होंने नहीं कैलकुलेट किया, ये बेसिकली आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पीरियोडिकली निकाल रहा है, बट रीर इज नॉट द अल्टीमेट कैलकुलेशन ऑफ करेंसी वैल्यूएशन। करेंसी वैल्यूएशन को वैल्यू करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। रीर कोई गाइडिंग लाइन तो हो सकता है, उसमें भी आपके IMF के इंडेक्स के हिसाब से बनता है, जो कि 2010 का इंडेक्स है और 2018 में कुछ चीजें उसमें फ्रीज हो चुकी हैं, तो वो दैट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेशन, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये इसमें कोई जस्टिफिकेशन है या हो सकती है। रीर के बाद रीर की डिफरेंशियल निकालनी पड़ती है हमें, और पाकिस्तान में स्टेट बैंक के बाद अगर स्टेट बैंक समझता है कि अगर डॉलर में कोई ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन आनी है तो अपना वैल्यूएशन मॉडल दे, रीर से तो कुछ नहीं होता। हमने अपने वैल्यूएशन मॉडल बनाए हुए हैं और उसमें पाकिस्तान में मेरा ख्याल है स्टेट बैंक के बाद
शायद मेरी फर्म वाहिद है कि जो ये वैल्यूएशन। अच्छा, मैं से फिर आपकी वैल्यूएशन में इसलिए आपसे आपका जो आपको लेने का फ़ायदा है, मुस्तफ़ीद होने की कोशिश यही कर रहा था कि आपकी वैल्यूएशन फिर क्या है, क्योंकि जो एक कोट हो रहा है सागदार साहब का वो 15% अंडर वैल्यू है, तो इज़ इट अराउंड द सेम फिगर जो ये कोट हुई है, या आपकी क्या वैल्यूएशन है? नहीं जी, हम रीर की वैल्यूएशन सिर्फ इस तरीके से नहीं निकालते, वो तो बहुत ही बेसिक इंडेक्स होता है। इससे ऊपर जाके हमें कुछ साइंटिफिक एक मैथमेटिकल मॉडल बनाने पड़ते हैं, उसमें कुछ सीरीज इन्वॉल्व होती हैं। उसमें हमको देखना होता है कि करंट अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना टारगेट किया गया था और एक्चुअल अब मूविंग एवरेज पे कितना आ रहा है। फिर हमें एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, रेमिटेंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ला के फिर हम एक डिफरेंशियल इन रीज निकालते हैं और उसके बाद हम इसमें इन्फ्लेशन को इम्बेड करते हैं और वहां से एक कैलकुलेशन जनरेट होती है। इसके बाद उसकी एवरेजिंग करके हम इसके इम्पैक्ट निकालते हैं ओवर लास्ट 2-3 पीरियड। तो ये इतना इजी मॉडल नहीं है। इसको मेरा ख्याल है आपने देखा होगा कि जब हमने निकाली थी 235 रुपए जी, तो उसी वक्त थोड़े दिनों के बाद गोल्डमैन सैक ने 224 रुपए निकाली, ऑप्टिमस ने 243 रुपए निकाली और फिर ब्लूमबर्ग की एक वर्किंग आई थी जो कुछ अर्से बाद आई थी और वो उन्होंने निकाली थी अगर पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $14.5 अरब हो जाए तो रुपये की वैल्यू 350 रुपए होनी चाहिए। तो आप खुद सोचें, अगर ब्लूमबर्ग ये कहता है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट, ये अब आप इसमें बहुत बड़ा नोशन है जी, कि अगर $14.5 बिलियन अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो 350 होगी। तो आप देख लें, आज तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है ही नहीं, सरप्लस आ रहा है आपका। तो आप मुझे बताएंगे कहां से ये रेट, ये कहां से कह रहे हैं कि अभी 5 से 10% आप इसको डिवैल्यू करें। मतलब ये है कि 280 रुपए में आप चाह रहे हैं कि 28 रुपए या आप 14 रुपए ऐड करना चाह रहे हैं तो आप 300 के अराउंड लेके जाना चाह रहे हैं। तो भाई आपका तो अभी करंट अकाउंट सरप्लस है। दूसरी बात ये है, अच्छा, इसमें दो बातें मैं थोड़ा सा इसमें सवाल, एक तो सवाल ये कि दो आर्ग्यूमेंट्स आए इसमें। एक आर्ग्यूमेंट ये आया कि द स्टेट बैंक इंडिकेटर्स शो दैट स्टेट बैंक इज अंडर प्रेशर, यानी फॉरेन रिजर्व्स आर अंडर प्रेशर। तो ये नोशन सही है? आप मेरी बात देखिए, ये तो सबको पता है कि कॉटन की क्रॉप इस वक्त वो बम्पर क्रॉप नहीं हुई जो लास्ट ईयर हुई थी। आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कॉटन इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब हम जो कहते हैं ना एक्सपोर्ट का जो प्रेशर है, एक्सपोर्ट अगर $33 बिलियन है और अगर सिर्फ टेक्सटाइल की मैं मिसाल ले लूं तो $20 बिलियन के करीब अगर आती है, आगे पीछे होती है, तो उसमें आपका 70% तो ये इंपोर्ट कर लेते हैं चीजें। नेट आपके पास जो इन्फ्लो है वो तो 30% है आपका एक्सपोर्ट का। आप देखें, और आज आपने सुना होगा एक सेनेटर साहबा ने, अनुशे रहमान ने ये कहा है कि टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर आईटी की आड़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ई कॉमर्स के गेट से। तो इस किस्म की चीजों को तदारुक करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात यह है कि मेरे हिसाब से आज भी 240 रुपए से ऊपर डॉलर नहीं है। अच्छा, और असल में मेन मसला ये है कि हमारे इंपोर्ट, अब देखें उसमें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर आप जरा रिंग फेंस कर दें कौन कौन लोग शामिल थे और उनके क्या बिजनेसेस हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसमें दोस्त साहब के जो पे दूसरा आर्गुमेंट था कि एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहते। हिस्टोरिकली ओवर द पीरियड आपने देखा है कि ये जो आर्गुमेंट है कि डिवैल्यूएशन एंड एक्सपोर्ट्स आर इंटर रिलेटेड या वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, या हम कभी डिवैल्यूएशन का फायदा उठा चुके हैं ज्यादा एक्सपोर्ट्स की सूरत में, कभी ऐसा हुआ है हमारे तारीख में? तो 60 रुपए का डॉलर था तब भी $30 बिलियन थी, 290 का हुआ तो भी $30 बिलियन थी। कहाँ गया आपका फायदा? कॉम्पिटिटिव एज कहाँ गया आपका? भाई क्या इंडिया में टैक्स माफ है आपको? देखें, एक सिर्फ बिजली का एक मसला है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर मुझे इजाजत दें, अगर मैं गवर्नेंस पे होता तो मैं रिवर्स एंगल पे आता। मैं इनको कहता यार 280 तो है, इससे ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसको 240 करने लगा हूं। आप 70-30 के रेशियो पे अगर आप मुझे फर्ज करें 40 रुपए अगर मैं कम करता हूं तो उसका 30% मैं आपको दे दूंगा, बिकॉज के आप मुझे जेब में सिर्फ $30 ही देते हो, $100। तो आप 30% मुझसे रुपये में ले लो, 13 रुपए आपको मैं दे देता हूं, या बिजली सस्ती ले लो मुझसे या किसी और मद में ले लो। और भाई हमारी पूरी इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को ना छेड़ो। इसी तरीके से रेमिटेंस पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। हवाला हुंडी का कारोबार अब दुनिया में सुकड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि फ्रेंचाइजीज जब से हमने मुख्तदर हल्कों के साथ मिलके हमारी आर्म फोर्सेज ने बंद करवाई हैं, ये जो फ्रेंचाइजीज जो थी एक्सचेंज कंपनीज की,
क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग आपकी डॉलर की खत्म हो गई है। और जो दूसरी बात, थोड़ी बहुत हम जो कोल वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हमें जाहिर बात है जेन्युइन देना पड़ेगा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर। सही। तो अब थोड़ा सा इसका मतलब मजमूई तौर पे अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले इस आड़ में एक्सपोर्टर्स चले जो भी कह रहे हैं, स्पेकुलेटर्स एक्टिव होते थे, बैंक्स ने मुनाफे कमाए, फिर एक रिपोर्ट मुरतब हुई, फिर कहा गया कि विंडफॉल गेन्स करे, बैंक ने उस पर टैक्स लगाया जाएगा। कहीं ये दोबारा वही माहौल तो नहीं क्रिएट किया जा रहा या करने की कोशिश की जा रही कि स्पेकुलेटर्स फिर आ जाएंगे? और ये रीर उस जमाने में बड़ा कोट हुआ था और इस बुनियाद पर बड़ा ट्रेडिंग हुई, तो आर दीज फोर्सेस एक्टिव अगेन, या अब आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिवली हम बड़े स्ट्रॉन्ग खड़े हैं? देखिए, दुनिया में एक चीज तो आप याद रखें शहबान, के बिजनेसमैन को पैसा कमाना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई उनकी एक अपनी ट्रिक ऑफ द ट्रेड होती है। आप इनको देखें, हम ये मैं मिसाल दूं अगर आपको रीजनल कंट्रीज की, कहीं ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में होता है कि हर किसी ने अपनी बाहर इंडस्ट्री अपना बाइंग हाउसेज रखे हुए हैं, यहीं से मी टू मी ये बाई करते हैं और वहां पर ये प्रॉफिट भी रखते हैं और एक 10% रिटेंशन की भी इनकी आदत है। कंपनीज यहाँ पर एक है, वो एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी बी को, उनकी ओनरशिप पता नहीं क्या है, कंट्री सी में ओनरशिप होती है, वहां से ये ट्रांसफर होता है। 10% वहां वैसे ही आपने अलाउ किया है इनको कमीशन रखने का या अदर एक्सपेंडिचर्स को मीट करने का, और बाकी ये मैं दुनिया में कहीं नहीं देखता। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, और ये इसलिए हो सकता है कि जी हमें ये डर होता है कि जी हमारे टैक्स लॉ के ऊपर काफी तनकीदें हुई हैं। देखें, इतने अरसे तो उन्होंने कहा कि जी अगर आपने टैक्स को फुल टैक्स रेट पे कर दिया तो कुछ आपका ये हो जाए। लास्ट ईयर मेरी रिपोर्ट के अंदर मैंने लिखा था एज ए चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन के ये जो है ना, आप उनको फुल रेट पे करें। और उस वक्त ये विंडफॉल गेन उनके पास था जब 160 के डॉलर में उन्होंने सेल किया था और 280 और 290 रुपए के डॉलर पे इनको रेमिटेंसेज आई थी। ये विंडफॉल गेन था जिसपे टैक्स फुल रेट पे अगर आप कर देते तो मैं समझता हूं कि आज आप ये चीज ना भुगत रहे होते। आप एक बात याद रखिए, जब भी आप प्रेशर में आएंगे किसी के, ये एक ऑब्वियसली बिजनेसमैनों का एक ग्रुप है। हर बिजनेसमैनों ने अपनी एक ट्रेड बॉडी बनाई हुई है और उसका एक पूरा प्रेशर होता है, आप देख लें। और उस प्रेशर की वजह से हमें झुकना पड़ता है क्योंकि हम ये समझते हैं हमारे पास डॉलर नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इतना ही प्रेशर था तो एक्सपोर्ट बढ़ क्यों रही है? आप ये मुझे बताएं कि पिछले साल में क्या स्टेट बैंक ने 7 से 10 बिलियन डॉलर बाई नहीं किए हैं मार्केट से? तो कहां से वो पैसे आए? Exactly. ये सब चीजें देखें हमें सोचनी होंगी, आप ये भूल जाएं। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में पहला आपको ये आपने कहा रिंग फेंसिंग करेंगे, जो जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईएसी में क्यों बैठे हैं, यानी नहीं कम से कम चले ईएसी में बैठे हैं, अच्छी बात है, मगर ये इस मौजू पे बात ना करें। इस मौजू पे जब भी बात हो तो इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका पीछे हटा दें। अच्छा, ये बता आप देखें, मेरी बात जी, हमारे एक कल प्रपोजल आया कि जी आप एक्सपोर्ट ऑफ शुगर अलाउ कर दो और री रिफाइन करके हम इंपोर्ट, हाँ एग्जैक्टली जी, ठीक है ना, आप कर दें। आप मुझसे अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे, आप कितने की इंपोर्ट करेंगे, कितने की एक्सपोर्ट करेंगे, मुझे देखें ना, पता तो हो ना आपको इस मुल्क में। दूसरी बात यह है कि आप मुझे एक बात बताएं, टेक्सटाइल की इंपोर्ट आप कितने अरसे से कर, देखें 2015 में हमने एक पॉलिसी बनाई, 2016 में एक पॉलिसी हमने बनाई थी कि ठीक है आप एक्सपोर्ट पर हम डीवैल्यू नहीं करें, आप परफॉर्मेंस दिखाएं हमें और आप हमसे लोकल करेंसी में रिबेट दें। ये 104 रुपए का डॉलर जब हमने नहीं है, और ये जो अपना कृष्णा लगाट जब IMF की सदर आई थी, उन्होंने यहां तक कहा था पीएम के सामने कि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई मेजर डिवैल्यूएशन करे, हाँ इतना जरूर कर दें, 2-5% ट्वीक कर दें, ठीक है जी। उसको भी मेरा ख्याल रजिस्ट किया था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद इसाक साहब, और उन्होंने कहा था नो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई एजेंडा। से उन्होंने खुद कह के गई थी कि जी कि आज आपको IMF की जरूरत नहीं रही है और अगर आपकी यही पॉलिसीज रही तो आप स्लो ग्रोथ के साथ IMF को यू हैव सेड गुड बाय टू IMF। तो आपको क्यों जरूरत थी? आप मुझे बताएं, 16 से 18 अक्टूबर 16 से लेकर 18 तक आप IMF का
नाम लेवा कोई इस मुल्क में नहीं था। मैं तोला साहब, मैं बस आपसे ये लास्ट, आप क्योंकि अब हैं इन टच विद ऑल द कंसर्न क्वार्टर्स, इस पर खास तौर पे डॉलर के ऊपर अब नाउ हमें ये पता है कि डायरेक्टली हमने देखा था कि एस्टैब्लिशमेंट भी आई बीच में और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के साथ इसको चेक इन किया। नाउ आपको लगता है कि सिर्फ ये EAC के या कुछ लॉबीज के कहने के ऊपर इस पर दोबारा से ये करने देंगे और इतने स्ट्रिक्ट चेक्स हैं कि ये चीज़ हो सकती है दोबारा, या बड़ा स्ट्रिक्टली नो हो जाएगा जी कि अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो रहे नहीं हो रहे, आप ये ड्रामा अब नहीं हो सकता? सेबान, मुझे एक बात बताइए, आप माशाल्लाह बड़े समझदार पुराने एंकर हैं, मैं आपको उस वक्त से जानता हूं जब मेरा ख्याल है ये इस फील्ड में कोई बिजनेस साइड पे तो कोई पूछता भी नहीं था, ठीक है ना। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या आप चाहते हैं कि आज मैं अपने मुल्क में 4 से 5% इन्फ्लेशन बढ़ाऊं? कोई भी। क्या आप चाहते हैं कि मैं 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन की वजह से 2000 अरब यानी 2 ट्रिलियन की डेट सर्विसिंग बढ़ाऊं? अगर आप ये चाहते हैं, इस मुल्क के गरीब लोगों का पैसा सिर्फ इसलिए आया कि ये 33 में से, यानी कि अगर 33 बिलियन है तो नेट हमें $10 बिलियन आता है। मैं एक्सपोर्टर्स की बहुत कदर करता हूँ, नॉट बिकॉज कि ये सिर्फ डॉलर लाते, डॉलर लाना इनके लिए एक तुरा इम्तियाज है, मगर मैं इसलिए ज्यादा वो करता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट देते। एग्जैक्टली तोला साहब, ठीक है, तो मैं इसलिए सिर्फ आपको यही कह रहा हूँ, ये आपको ये भी पता होगा कि हमारे आर्मी चीफ जब कराची आए थे, बिजनेसमैनों से बात की तो उन्होंने खुद ने कहा था कि 240 250 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। डार साहब ने कहा था 235 नहीं होना चाहिए, और कल वो मेरा ख्याल है, मुझे जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें उन्होंने ये बात को स्टैंड लिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये 15% अंडर वैल्यू है। बिल्कुल। ओवर वैल्यू कहां से आपने कर दिया इसको? ठीक है ना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह के गए, तो अब किस मुंह से हम करेंगे? मुझे ये बता दीजिए, कौन से ऐसे डायनामिक चेंज हुए हैं दुनिया के अंदर कि हुआ? हाँ, इंडियन करेंसी पे आया बिकॉज की उनकी FDI गई है $10 बिलियन की सिर्फ इन 2 महीनों के अंदर। $10 बिलियन इनकी गई हैं बिकॉज के फेड का जब रेट कट हुआ है और जब आर्टिफिशियल अपना क्रिप्टो करेंसी की वजह से मार्केटों ने, US मार्केटों में जरा जान आई है और वहां जब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वहां से इंडिया से निकला है और उस वजह से उनकी डिवैल्यूएशन हुई है। चाइना आप देखें सीसॉ कर रहा है, बांग्लादेश में जो फिगर कोट हुए थे वो गलत थे, उस वजह से ठीक हो। आप ये देखें, मिसाल लेनी है तो श्रीलंका की मिसाल है, उन्होंने वो अपना करेंसी का रेट जो था 350 रुपए से अब 290 रुपए पे आ गए, और उनकी क्या एक्सपोर्ट है और क्या इंपोर्ट है आपके भी सामने था। बिल्कुल। तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो उनका इन्फ्लेशन चौथे महीने स्ट्रेट उन्होंने डिफ्लेशन। नहीं, मेरा ख्याल है बात वहीं पे आपने वो जो एंड की कि वो जो आप, कोई चाहेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, कोई चाहेगा कि 2000 अरब से कर्जा बढ़ जाए, हमारे डेट सर्विसिंग बढ़ जाए, तो और मैं चाहूंगा कि इसी नोट पे पॉलिसी मेकर्स भी सोचे। अशफाक तुला साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन करके अपने कमेंट्स दिए इस अहम तरीन मामले के ऊपर। ये आवाज़ें दोबारा आ रही थी रियर की और एक्सचेंज रेट में रुपये की वैल्यू को लेकर, और इन कंसर्न्स का इजहार जब EAC में हुआ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हुआ, इसके बाद हमने यहाँ पर जरूरी समझा कि इसको टेकअप किया जाए। आपका आज का प्रोग्राम आपने देखा, मेहमान हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस पर गुफ्तगू करी। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।